Yes, friends, good evening. Now, let's begin with the new section today, that is section 47. अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन 47 एंड 49 दोनों को साथ में पढ़ेंगे। अगर आप स्टडी मटेरियल देखोगे इसका तो आप ऑलमोस्ट पागल हो जाओगे। सेक्शन 47 फिर इसके जो क्लॉजेज है उसके रेफरेंस अलग दिए सेक्शन 49 में। मतलब यहाँ पर आपको कोप अप करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर। जब एग्जाम ट्रांसफर की बात करेंगे फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर सब कुछ एक ही साथ सम करके रखा है। So before we proceed further, let us have some idea about exempt transfer होता क्या है वो समझते हैं। लुक, यहां पर हमने अब तक ऐसा पढ़ा है कि अगर कोई कैपिटल असेट है और अगर वो ट्रांसफर होता है, हमने ट्रांसफर का डेफिनेशन भी पढ़ा उसके अंदर कि ट्रांसफर क्या क्या चीजें होती है, और उसमें से अगर आपको कोई कैपिटल गेन होता है तो ये टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ऐसा हमने पढ़ा। फिर हमने डेफिनेशन भी देखा है कैपिटल एसेट का, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होगी इधर। फिर हमने ये भी देखा कि टैक्सेबिलिटी जिस साल में होती है उसके कुछ हमने एक्सेप्शंस भी पढ़े कि हम लोग इंतजार करेंगे, और जब आपके पास वो प्रोसीड सेल प्रोसीड जब भी आएगा उस साल में हम उसको टैक्सेबल करेंगे। वैसा लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉस्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, मतलब कुछ ऐसे ट्रांसफर है जिसको इनकम टैक्स के अंदर ट्रांसफर नहीं माना जाता है। मतलब अगर ट्रांसफर नहीं है वो चीज तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है। लुक, ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा होता है, से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो कुछ अपनी असेट्स को से फॉर एग्जांपल मिसिस ए, अभी के लिए हम लोग ऐसा एक एग्जांपल सेट करते हैं, उसको उसने गिफ्ट दे दिया और मिसिस ए ने ये असेट को सेल किया है। अब यहां पर सेल किसने किया है? मिसिस ए ने। तो कैपिटल गेन के कॉन्सिक्वेंसेस भी किसके हाथ में आएंगे? मिसिस ए के हाथ में। बट व्हाट अबाउट जब मिस्टर ए ने मिसिस ए को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, उसका क्या? क्या मिस्टर ए को कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी? अगर हम नॉर्मल तरीके से देखने जाए तो यहां पर ये ट्रांसफर तो हुआ है प्रॉपर्टी, लेकिन इनकम टैक्स ने कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स को बोला है कि इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते हैं। जैसे यहां पर मैंने गिफ्ट का एग्जाम्पल दिया। मतलब इधर क्या हुआ है कि मिस्टर ए ने मिसिस ए को जो गिफ्ट दिया है प्रॉपर्टी, उसको मिसिस ए ने सेल किया है। से फॉर एग्जांपल 10 लाख में सेल किया है। अब मिसिस ए को पूछा जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी कितने में खरीदी है। ठीक है, तो मिसिस ए बोलेगी भाई मुझे तो नहीं पता है, मुझे पूछना पड़ेगा किसको? मिस्टर ए को, बिकॉज मुझे तो गिफ्ट में मिला है। परचेस किया है मिस्टर ए ने, तो यहां पर कॉस्ट जो हमें चाहिए होती है कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए, वो हमें किसके यहां से मिलेगी? मिस्टर ए के पास से मिलेगी। मान लो मिस्टर ए ने वो चीज खरीदी है 2 लाख रुपए में। ठीक है, सो अब हम लोग कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे? हम यहाँ से 10 और ये 2, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और आंसर आया 8 लाख। इसको हम लोग ट्रीट करेंगे कैपिटल गेन। मतलब यहां पर मान के चलते हैं कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। ठीक है, हाँ, जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल होगा मिसिस ए के हाथ में, नॉट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मतलब मिस्टर ए से जो प्रॉपर्टी यहां पर गया है इसको हमने बोला है एग्जेम्प्ट। ठीक है, ऐसा। तो ये ट्रांसफर को क्या माना गया है? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना गया है। और मिसिस ए जब ये प्रॉपर्टी सेल करेगी और उसमें जो कैपिटल गेन होगा, ठीक है, सेल कंसिडरेशन वी हैव, वी नीड अ कॉस्ट, तो कॉस्ट हम मिस्टर ए को पूछ लेंगे कि तुमने मिसिस ए को जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है उसकी कॉस्ट कितनी है। तो इस तरह से हमें यहां पर कंप्यूट करना है कैपिटल गेन। ठीक है, सो ऐसे कितने ट्रांजेक्शन है जिसको हमने एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना है? मतलब यहां पर हम लोग ये जो ट्रांजेक्शन यहां पर हुआ है इसको हम क्या करते हैं? डिसरिगार्ड करते हैं, इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसफर ऑफ सर्टेन असेट्स। उसमें पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट ऑन अ टोटल और ए पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। मतलब एचयूएफ ने अपना प्रॉपर्टी मेंबर्स को दे दिया। तो एचयूएफ के पास जो प्रॉपर्टी था वो उसके ओनर थे, अब वो मेंबर्स बन गए उसके ओनर्स। मतलब एचयूएफ ने अपना सारा प्रॉपर्टी पार्टीशन के टाइम पे मेंबर्स को ट्रांसफर कर दिया है। तो यहां पर हमने इसको एग्जेम ट्रांसफर माना है। मतलब एचयूएफ के हाथ में ये कोई ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरी बात करी है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर गिफ्ट और अ विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। अब ये इस बार का अमेंडमेंट है। मतलब यहां पर कॉर्पोरेट गिफ्ट को एक्सक्लूड कर दिया ये अमेंडमेंट लाकर। पहले क्या होता था कि कंपनीज या फिर फर्म होता था, वो किसी को गिफ्ट देते थे तो वो भी क्या हो जाता था, एग्जेम्प्ट होता था कंपनी या फर्म के हाथ में। तो यहां पर क्लियरली बोल दिया है कि अगर इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर तीसरा पॉइंट समझते हैं। लुक, पहला पॉइंट पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। मान लो बिग बी एचयूएफ है, उसका पार्टीशन हुआ और जो भी उसकी असेट थी उसमें से कुछ हिस्सा मिला जूनियर बी को। ठीक है, तो बिग बी ने जो जूनियर बी को यहां पर असेट ट्रांसफर करी है इसको बोला गया है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। मतलब देयर इज नो टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिग बी एचयूएफ। ठीक है, अब मान लो जूनियर बी ने इसको सेल कर दिया और सेल किया है उसको निम्रत को। ठीक है, तो सेल किया, उसकी सेल कॉस्ट है सॉरी सेल कंसिडरेशन उसका है 55 लाख रुपए। सो एफईओसी इज फाइन 55 lakhs। अब जूनियर बी को पूछा जाएगा कि आपने कितने में खरीदा। तो ये किसको पूछेगा, बिग बी एचयूएफ को, कि आपने कितने में खरीदा था। बिकॉज जूनियर बी ने इसको परचेज नहीं किया है, उसको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ पार्टीशन। तो यहां पर 55 लाख का सेल तो डिसाइड हो गया। अब कॉस्ट का मतलब क्या होगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ जूनियर बी। सो कॉस्ट टू द असेसी विल बी, अब उसके लिए हमें रेफरेंस देना पड़ेगा सेक्शन 49 का। लुक व्हाट इट सेज, ट्रांजैक्शंस कवर्ड बाय सेक्शन 49(1). कौन से ट्रांजैक्शन उसके अंडर कवर्ड है। वेयर कैपिटल असेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी। मतलब अगर हम अपना केस देखें तो यहां पर जो प्रॉपर्टी बिग बी एचयूएफ ने जूनियर बी को दिया है वो। ठीक है, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट्स ऑन ए टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ अंडर गिफ्ट और अ विल by succession, inheritance or devolution or any distribution of the assets on the liquidation of the company। ये हमने पढ़ा अभी जस्ट, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, इसको भी क्या माना गया है, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना गया है। अंडर ट्रांसफर टू रिवोकेबल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट और एनी सच ट्रांसफर इज रिफर्ड टू इन क्लोज 4 एंड 5। वो हम लोग करते आगे डिस्कस क्या है वो। ठीक है, सो ये सारे ट्रांजेक्शन की वजह से असेट एक हाथ से दूसरे हाथ में गई है। मतलब एचयूएफ से गया है जूनियर बी के हाथ में। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था उसमें मिस्टर ए से मिसेस ए के हाथ में। सो नाउ वी नीड टू डिसाइड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो जूनियर बी इज आस्किंग नाउ कि व्हाट कैन बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन माय हैंड। सो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर सेक्शन 49। ठीक है, जब जूनियर बी एसेट को सेल करेंगे तब उसको कॉस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय द प्रीवियस ओनर। मतलब यहां पर कौन आएगा, एचयूएफ, प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बाय द प्रीवियस ओनर और द असेसी। मान लो एचयूएफ ने वो प्रॉपर्टी 10 लाख में खरीदी होती, 2 लाख का इंप्रूवमेंट किया, 12 लाख हो गया, और उसने उसको पार्टीशन करते टाइम जूनियर बी को दे दिया। अब जूनियर बी ने उसमें 3 लाख का खर्चा किया है। सो 10 + 2 12 + 3 15। सो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई यहां पर, 15 लाख। ठीक है, मतलब सिंपल सा कहना चाहता है कि कॉस्ट इज अ कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर प्लस इंप्रूवमेंट बाय द प्रीवियस ओनर और द असेसी, अगर उसने कोई इंप्रूवमेंट किया है तो ये बनती है उसके हाथ में कॉस्ट। ठीक है,
होल्डिंग पीरियड हम लोग कहां से कंसीडर करेंगे? होल्डिंग पीरियड हम लोग करेंगे कंसीडर, वो हमें क्यों चाहिए? टू डिटरमाइन वेदर इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो होल्डिंग पीरियड should include द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर ऑल्सो। मतलब परचेस डेट ऑफ द प्रीवियस ओनर से लेकर डेट ऑफ सेल तक का पूरा पीरियड यहां पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लुक, बिग बी एचयूएफ ने ये असेट अक्वायर करी थी 2002-3 में और सेल किया है 2024-25 में। तो हम लोग यहां से कंसीडर करेंगे पूरा का पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, नॉट फ्रॉम 2022-23 जब ये पार्टीशन में दिया गया था, वहां से हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। डन। कॉस्ट क्या रहेगी? कॉस्ट रहेगी 20 लाख रुपीस। अगर अभी हम इंडेक्सेशन को साइड में रखें तो 55 लाख का सेल कंसिडरेशन हुआ, उसमें से कॉस्ट माइनस हुई 20 लाख, सो 35 लाख का कैपिटल गेन आया। ये कैपिटल गेन किसके हाथ में जाएगा? जूनियर बी के हाथ में। ठीक है, ऐसा सिनेरियो है। सेकंड केस था गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस बाय द इंडिविजुअल और एचयूएफ। मान लो मिस्टर अभी है, उसने मिसिस एस को गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो इसको क्या माना गया है? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। क्या माना गया है? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना है। ठीक है, और मिसिस एस ने उसको सेल कर दिया मिस्टर अर्जुन को। ठीक है, अब इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा कैपिटल गेन कम्प्यूट करने के लिए कि कितने में बेचा आपने, तो ऐश्वर्या विल से 60 लाख। अब उसको पूछा आपने कितने में खरीदा था, तो क्या करेगी? अभी को पूछेगा कि अभी रुको, अभी बताएगा। कौन बताएगा? अभी। अभी से पूछा आपने कितने में खरीदा था इसको, बोला 25 लाख। सो यहां पर मिसिस एस के हाथ में कॉस्ट क्या बन गई? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। ठीक है, ऐसा सिनेरियो है। और पीरियड होल्डिंग भी कहां से कंप्यूट किया जाएगा? 2002-3 से लेकर 2024-25 पूरा पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो प्रीवियस ओनर के भी प्रीवियस ओनर है, मतलब ऐसे 3-4 बार गिफ्ट के ट्रांजैक्शन हुए और बाद में उसको बेचा गया है, तो क्या होगा? लुक, एक है बिग बी। बिग बी का एक बेबी है एबी, अभी। ठीक है, और अभी की बेबी है एस। ठीक है, तो बिग बी ने विल इनहेरिटेंस अभी को उसने विल में उसको दे दिया, क्या से प्रॉपर्टी तेरी हुई। अभी ने एस को गिफ्ट दिया। ठीक है, सो बिग बी ने अपने बेबी को दिया और अभी ने अपनी बेबी को दिया। ठीक है, और एस का पुराना बेबी था विवेक, उसको उसने गिफ्ट दिया। ठीक है, विवेक ने ये प्रॉपर्टी फाइनली सेल कर दी। अब यहां पर ट्रिगर हुआ कैपिटल गेन। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यहां पर ट्रिगर होगा कैपिटल गेन। अब फाइनली इस प्रॉपर्टी को सेल किसने किया? फाइनली प्रॉपर्टी को सेल किया मिस्टर विवेक ने। अब मिस्टर विवेक के हाथ में आएगा ये कंसिडरेशन 60 लाख रुपीस। तो एफईओसी इज फिक्स। ठीक है, कितना आया? 60 lakhs। अब विवेक को पूछा गया कि आपने ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदा था, बोला पता नहीं, मेरे को तो एस ने दिया था। एस को पूछा कि तुमने प्रॉपर्टी कितने में खरीदा था, बोला मुझे नहीं पता, अभी ने दिया है। अभी ने बोला आपको प्रॉपर्टी कैसे मिला, बोला बाबूजी ने दिया है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ठीक है, तो बिग बी को यहां पर बिग बी ने खरीदा था 20 लाख में 2002-3 में। तो यहां पर विवेक के लिए कॉस्ट विल बी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। अब विवेक के लिए एक्चुअली अगर देखने जाओ तो प्रीवियस ओनर इज अ एस। एस के लिए कौन है? अभी। अभी के लिए कौन है? बिग बी। तो हम लोग यहां पर अल्टीमेट प्रीवियस ओनर को देखेंगे जिसने ये प्रॉपर्टी खुद एक्वायर किया है अपनी मेहनत से। ठीक है, सो कॉस्ट विल बी 20 lakhs इन केस ऑफ विवेक।
अब हमने ये भी पढ़ा कि कॉस्ट इज अ कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर प्लस इंप्रूवमेंट बाय द प्रीवियस ओनर प्लस इंप्रूवमेंट बाय द असेसी। अब यहां पर एस ने इंप्रूवमेंट किया है 10 लाख रुपए का, मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया होगा, तो 10 लाख रुपए वो जुड़ेंगे, और इंप्रूवमेंट किया विवेक ने 5 लाख रुपए वो, सो टोटल कॉस्ट विल बी 35 लैक्स, और बेचा कितने में है 60 में, तो 25 लाख का कैपिटल गेन हुआ। लुक 60 लैक्स डन, ये रहा। सो 25 लाख विल बी व्हाट कैपिटल गेन। डन। लुक यहां पर हमने इसको नोट किया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ओनर? So who are the previous owner of the property? In subsection, the expression previous owner of the property in relation to any capital asset owned by the assessee means the last previous owner of the capital asset who acquired it by mode of acquisition other than transaction referred above। मतलब उसको ना गिफ्ट से आया हो, ना इनहेरिटेंस में आया हो, ना ऐसे विल में आया हो, उसने खुद अपनी मेहनत से परचेज किया हो, वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। सो वहां से लेकर यहां तक के सारे ट्रांजेक्शन एग्जिम ट्रांसफर। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक लैंडमार्क जजमेंट वाज द मंजुला शाह। अब पार्शियली एप्लीकेबल होगा, पार्शियली एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इंडेक्सेशन का झंझट खत्म होने जा रहा है। ठीक है, एक एक्सेप्शन उसमें क्रिएट किया गया है, बाद में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर ए कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द गिफ्टेड एसेट in the hands of assessee, the indexation benefit would be available from the year in which the capital asset is acquired by the previous owner। वहां तक हम लोग लेके जाएंगे। सो गिफ्ट के केस में हम लोग इंडेक्सेशन कहां से लेंगे? मान लो अगर गिफ्ट का केस हुआ तो इंडेक्सेशन भी मैं 2023 और 2024-25 का कंसीडर करेंगे हम लोग। ठीक है, मंजुला देसाई का लैंडमार्क जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट। सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये एसडीवी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट इज ए कैपिटल गेन। डन। सो आई होप ये आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देन थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय 100% होल्डिंग टू इट्स सब्सिडियरी और वाइस वर्सा। ट्रांसफरिंग कंपनी मस्ट बी इंडियन कंपनी एंड इन द बोथ द केसेस। मतलब अगर होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडियरी को असेट ट्रांसफर करती है या सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग को असेट ट्रांसफर करती है, बट कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी 100% होल्डिंग या फिर 100% सब्सिडियरी। ठीक है, ये कंडीशन है। और सामने ये भी बोला है कि ट्रांसफरी कंपनी क्या होना चाहिए? इंडियन कंपनी होना चाहिए। मतलब असेट बाहर से इंडिया में आया तो चलेगा, लेकिन इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में भी इसको माना गया है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, मतलब हम लोग यहाँ पर कैपिटल गेन नहीं लगाएंगे। बट देर आर सर्टेन कंडीशंस। क्या है? पहली बात, आपको 8 साल तक इसको होल्ड करके रखना है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो होल्डिंग ने सब्सिडियरी कंपनी को असेट ट्रांसफर करी है, तो सब्सिडियरी कंपनी उसको 8 साल तक होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, या फिर उसको कन्वर्ट कर दिया तो भी नहीं चलेगा। स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना नहीं, मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते। या फिर पेरेंट कंपनी सीजेस टू होल्ड 100% शेयर्स इन अ सब्सिडियरी कंपनी। मतलब ऐसा हो सकता है इस केस में कि भाई मान लो आपने आज असेट ट्रांसफर करी, अब आपने उसमें से क्या किया? होल्डिंग कम कर दिया, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको 8 साल तक 100% होल्डिंग मेंटेन करके रखना है। कैपिटल गेन नॉट चार्ज टू टैक्स। अच्छा, अगर मान लो ऐसा किया तो क्या? तो पहला आपको बोला है कि 8 साल तक आपको इसे कन्वर्ट नहीं करना है, मना कर दिया है। फिर आपको अपना होल्डिंग कम नहीं करना है, ये भी मना कर दिया है। लेकिन मान लो आपने किया, तो क्या? आपने मान लो असेट ट्रांसफर करते ही दूसरे साल में अपना होल्डिंग आपने कम कर दिया, तो क्या होगा? सो कैपिटल गेन नॉट चार्ज ऑन सच ट्रांसफर shall be deemed to be the capital gain of the previous year in which such transfer took place। मतलब आपने जिस साल में होल्डिंग कम किया, उस साल में क्या हो जाएगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। यहां पर कन्वर्ट करने के लिए भी मना कर दिया है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। लुक, होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडियरी कंपनी। मान लो पापा लिमिटेड है,
उसने यहां पर ट्रांसफर किया है, ठीक है, दैट इज अ सेल टू बेटा लिमिटेड, और बेटा लिमिटेड ने इसको सेल कर दिया। अब यहां पर पापा लिमिटेड ने जो बेटा लिमिटेड को सेल किया है, सो इट इज अ होल्डिंग, इट इज अ सब्सिडरी। सो एच टू एस जो ट्रांजेक्शन हुआ है, एंड दिस इज अ 100% होल्डिंग, ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। ये ट्रांजेक्शन क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। अब जब बेटा लिमिटेड इसको सेल करेगा 90 लैक्स में, तो उसको पूछा जाएगा कि तुम्हारा प्रॉपर्टी तुमने कितने में खरीदा था। उसने बोला खरीदा था मैंने 65 लैक्स में। समझना ध्यान से हुआ, यहां से थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए इसमें कहीं। उसने खरीदा था पापा से 65 लैक्स में, लेकिन हम लोग यहां पर 65 लाख कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज हमने यहां पे जो कैपिटल गेन था 30 लैक्स और 65 लैक्स का, उसको हमने यहां पर क्या किया था, एग्जेम्प्ट कर दिया था। मतलब हमने यहां पर, अगर मैं आपको क्लियरली बोलूं, तो इस ट्रांजेक्शन को हमने क्या किया था, इग्नोर किया था। हमने ऐसा माना था कि ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमने पापा लिमिटेड के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया था। सो उस केस में क्या होगा कि इसको हमने एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना है, और जब बेटा लिमिटेड ने इसको सेल किया 90 लैक्स में, तब उसकी कॉस्ट मानी जाएगी 30 लैक्स एंड नॉट दिस 65 लैक्स। हम लोग उस 65 लैक्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने उसको एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना है। तो बेटा लिमिटेड के हाथ में कैपिटल गेन कितना आएगा, 30 लैक्स, 90 लैक्स माइनस 30 लैक्स, तो टोटल कितना आया, 60 लैक्स, और ये पापा लिमिटेड के हाथ में क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। क्लियर हुआ। यहां पर गिफ्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पर ऐसा नहीं बोले कि पापा लिमिटेड ने गिफ्ट दिया बेटा को, ठीक है, पापा ने सेल किया है लिटरली बेटा को, तो भी उसको क्या माना गया है, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना गया है। मतलब पापा को उस पर कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बेटा उसको सेल करेगा, तब उसको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा, एंड तब उसको कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा, और उसके लिए कॉस्ट कौन सी रहेगी, पापा लिमिटेड की, दैट इज 30 लैक्स, ठीक है। सो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 लैक्स। क्लियर। अब मान लो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो गया, मतलब यहां पर 2019-20 में, ठीक है, इसने ये असेट ट्रांसफर करी बेटा को, 19-20 में पापा ने खरीदी है, बेटा को ट्रांसफर करी है फॉर एग्जांपल 22-23 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसको जो होल्डिंग था उसका 100% वो कम कर दिया, मतलब कंडीशन वायलेट हो गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि बेटा लिमिटेड ने उस असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सो मतलब यहां पर कंडीशन क्या हो गई, वायलेट हो गई है। तो उस केस में जो एग्जेम्पशन आपको मिला था, यहां पर एग्जेम्पशन कितना मिला था, exempt to the papa limited, that is 65 lakhs का सेल माइनस 30 lakhs, that is 35 lakhs। जो exemption मिला था वो अब क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लुक, अब उस केस में यहां पर बेटा लिमिटेड के हाथ में 25 लाख का गेन, और पापा लिमिटेड के हाथ में 65 माइनस 30, 35 लाख का गेन। ये टैक्सेबल हो जाएगा किस साल में, जिस साल में एग्जेम्पशन विड्रॉ हुआ उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पर ये सारा ट्रांजेक्शन जो हमने इग्नोर किया था, उसको हम लोग वापस कंसिडरेशन में ले लेंगे। डन, ठीक है। एज इफ के नॉर्मल सेल का ट्रांजेक्शन हुआ वैसे ही। चलिए अब आगे। लुक, हाउएवर इन केस ऑफ पॉइंट सी अबोव, पॉइंट सी मतलब अपना होल्डिंग सब्सिडरी वाला ये वाला पॉइंट, इफ exemption is withdrawn by virtue of section 47A, तो देयर आर सर्टेन कंडीशन इन 47A जो हमने यहां पर देखी कि आपको होल्डिंग कम नहीं करना था, आपको कन्वर्ट नहीं करना था, ये सब। अगर एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाता है, देन उस केस में कॉस्ट विल बी व्हाट, कॉस्ट एट विच द असेट अक्वायर्ड फ्रॉम द ट्रांसफरर, ठीक है। तो यहां पर किसी बात हो रही थी, बेटा लिमिटेड की। बेटा लिमिटेड के लिए कॉस्ट क्या बन जाएगी, जो उसने पापा लिमिटेड को पे किया है, अक्वायर्ड फ्रॉम पापा लिमिटेड, दैट इज 65 लैक्स। तो हमने उसी तरह से यहां पर कैपिटल गेन कंप्यूट किया है। लुक, ये रहा 90 लैक्स माइनस 65 लैक्स,
दैट इज 25 lakhs एंड पापा लिमिटेड का 65 lakhs माइनस 30 lakhs 35 लाख। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर पापा ने ट्रांसफर किया बेटा को, उसके बाद बेटा का जो होल्डिंग था 100% वो कम हो गया। सो मतलब यहाँ पर प्रोविजन वायलेट हो गई। सेल कर दिया होता उसके बाद कम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अल्टीमेट कैपिटल गेन तो कमिट कर ही लिया है। ठीक है, लेकिन ये सेल नहीं हुआ है, अभी भी एसेट बेटा के हाथ में ही है और पापा का होल्डिंग वहां पर क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से इसके हाथ में 25 लाख और इसके हाथ में 35 लाख। अगर आप नेट देखोगे तो 60 लाख का ही कैपिटल गेन इसके हाथ में रहेगा यहाँ पर। डन, चलिए अब आगे। ट्रांसफर ऑफ असेट इन रिलेशन टू अमालगमेशन और डीमर्जर। अब अमालगमेशन में क्या क्या होता है वो समझ लो, और डीमर्जर में क्या क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांजेक्शन सारे के सारे। लुक, व्हाट हैपेंस इन अमालगमेशन। लुक, अमालगमेशन में एक होगी अमालगमेटेड कंपनी और एक होती है अमालगमेटिंग कंपनी। टिंग कंपनी। अमालगमेटिंग कंपनी, इसको मैं आगे ले लेता हूं, चलो कंफ्यूजन ना हो। अमालगमेटिंग और अमालगमेटेड कंपनी, टेड कंपनी। ठीक है, अब अमालगमेटिंग कंपनी अपनी असेट्स, पहले तो क्या होता है, असेट ट्रांसफर होती है, तो ये हो गई ट्रांसफरर कंपनी और ये हो गई ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, जितनी भी असेट ट्रांसफर करी है वो भी क्या है, एग्जेम ट्रांसफर, मतलब नो कैपिटल गेन ऑन दैट। एक ये हो गया कंपनी टू कंपनी इवेंट, मतलब कंपनी, एक कंपनी की सारी एसेट कहां जाती है, दूसरी कंपनी के पास। दूसरा इवेंट यहां पर ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं इस कंपनी के, उसको नए शेयर्स दिए जाते हैं, शेयर्स ऑफ ये ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो उसके पास इस कंपनी के शेयर्स थे, इसको मैं बोलता हूं ए लिमिटेड, इसको मैं बोलता हूं बी लिमिटेड। तो पहले बात क्या हुआ कि ए लिमिटेड का जितना असेट्स था वो कहां चला गया, बी लिमिटेड के पास। मतलब ए लिमिटेड ने अपना पूरा असेट बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, इसको हमने बोला है एग्जेम ट्रांसफर, नो कैपिटल गेन। उसके बाद बोला है शेयर होल्डिंग्स, मतलब सॉरी शेयर होल्डर्स, ए लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो सारे अब किसके बन गए हैं, बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स बन गए हैं। मतलब कोई अगर शेयर होल्डर है उसके पास ए लिमिटेड के शेयर्स है, तो उसके शेयर्स चले गए, बराबर एक्सटिंग्विश हो गए, और सामने किसके शेयर्स आए, बी लिमिटेड के। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब ए लिमिटेड के शेयर्स एक्सटिंग्विश हुए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, और सामने नए जो बी लिमिटेड के शेयर्स आए उसका क्या होगा। ठीक है, तो इसको भी माना गया है यहाँ पर क्या, एग्जेम ट्रांसफर। सो एक ट्रांजेक्शन हुआ कंपनी टू कंपनी और दूसरा कौन सा हुआ, शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर, ऐसा ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब इसको समझते हैं प्रोविजन के साथ। लुक, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय अमालगमेटिंग कंपनी टू द अमालगमेटेड इंडियन कंपनी। ठीक है, मतलब जो कंपनी असेट रिसीव कर रही है वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए, शादी भारत में होनी चाहिए। या फिर डीमर्ज कंपनी अपनी रिजल्टिंग इंडियन कंपनी को सारे शेयर्स ट्रांसफर, अपना असेट ट्रांसफर करती है, कैपिटल असेट। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन को बोला गया है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन ए इंडियन कंपनी बाय, मतलब कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, जिसने इंडिया की कंपनी में होल्डिंग करके रखा है, शेयर्स है। अब उसने क्या किया, अमालगमेटिंग फॉरेन कंपनी है वो भी, मान लो ये है यूके लिमिटेड और ये है यूएसए लिमिटेड।
ठीक है। यूके लिमिटेड के 5 शेयर्स है इंडिया लिमिटेड के, और ये शेयर्स उसने क्या किया, यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दिए यूएसए को। इसको भी क्या माना है, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। हम एक एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। या फिर डीमर्ज फॉरेन कंपनी ने ये शेयर्स ट्रांसफर किए किसके, फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी को। मतलब यहां पर बात हो रही है इंडियन कंपनी में होल्डिंग है उसकी बात हो रही है। ऊपर हमने देखा कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है, यहां पर शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, वो भी किसके, इंडियन कंपनी के। मतलब यहां पर दो फॉरेन कंपनी के बीच में अपने जो इंडियन कंपनी के शेयर्स है, जो एक कंपनी ने होल्ड करके रखे हैं, वो अब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। तो उस केस में क्या होगा सर, उस केस में कैपिटल गेन क्यों लगाएंगे, बिकॉज वो शेयर्स इंडियन है। ठीक है, इंडियन शेयर्स हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया। सो अगर ये शेयर को यहां से यहां तक ट्रांसफर करते टाइम अगर कैपिटल गेन होता है तो उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या बोल दिया, इसको एग्जेम्प्ट बोल दिया है, नहीं चाहिए हमें टैक्स अभी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन ए फॉरेन कंपनी। एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ ही इसको समझाता हूं, सो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लुक, पहला बात करा हमने अमालगमेशन और डीमर्जर की। तो अमालगमेटिंग कंपनी एंड डीमर्ज कंपनी ये अपनी असेट ट्रांसफर करती है टू द अमालगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। क्या ट्रांसफर किया यहां पर, कैपिटल असेट, तो ये क्या है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, मान लो अमालगमेटिंग कंपनी के पास 50 करोड़ की असेट है, उसने अमालगमेटेड कंपनी को मान लो 80 करोड़ में दे दिया, बेच दिया उसको पूरा। ठीक है, तो यहां पर इस कंपनी को कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज एन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। लेकिन जब जब ये अमलगमेटेड कंपनी इस असेट को मान लो आगे उसने 100 करोड़ में बेचा, ठीक है, तो इसके हाथ में कैपिटल गेन क्या लगेगा, तो इसके हाथ में कैपिटल गेन रहेगा 100 करोड़, और कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इज ए कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, तो ये आया 50 करोड़। तो यहां पर कैपिटल गेन आएगा 100 माइनस 50 करोड़, नॉट दैट 80 करोड़। ठीक है, कॉस्ट मीन्स व्हाट, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, तो 50 करोड़, तो यहां पर कैपिटल गेन आएगा 50 करोड़ का। इस तरह से है पूरा ट्रांजेक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं अमलगमेटिंग कंपनी एंड डीमर्ज कंपनी, और वो भी कौन सी, फॉरेन कंपनी। और सामने कौन है, अमलगमेटेड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी, और वो भी कौन है, फॉरेन कंपनी। ठीक है, और उसके पास शेयर्स है किसके, इंडियन कंपनी के। नाउ समझना ध्यान से, यहां पर ट्रांजेक्शन दोनों फॉरेन कंपनी के बीच में हो रहा है, लेकिन ट्रांजेक्शन किस बात का हो रहा है, ऐसी एसेट का हो रहा है जो इंडिया की है। क्या है वो, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो शेयर्स अगर वो इंडियन कंपनी के है तो उसमें से जो भी होने वाला प्रॉफिट है वो डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया होता है। ठीक है, तो उस पर जो ट्रांसफरर है उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर इस ट्रांजेक्शन को क्या बोला गया है, एग्जेम्प्ट बोला गया है। लुक, मान लो रसिया लिमिटेड है, उसके पास शेयर्स है इंडिया लिमिटेड के। अब दोनों कंपनी का अमालगमेशन हुआ और उसने ये शेयर्स ब्राजील लिमिटेड को दे दिए। ठीक है, तो यहां पर रसिया इंकॉर्पोरेशन को ये एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होगा, मींस दे आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स ऑन दिस। ठीक, तो ये किसकी बात थी, इंडियन कंपनी के शेयर्स की बात थी। अब फॉरेन कंपनी की बात है, फॉरेन कंपनी के शेयर्स। ठीक है, मान लो एप्पल इंक है, फॉरेन की कंपनी है। ठीक है, मान लो ये यूएसए में है, अपने यहां के अल्फोंसो है। ठीक है, ये भी कौन है, ये मान लो यूके की कंपनी है, और सामने पाइनएप्पल कंपनी है, मान लो ये है स्विट्जरलैंड की स्विस कंपनी है। ठीक है, आप देखो तीनों ट्रांजेक्शन फॉरेन के हो रहे हैं, बट ये जो यूके के अल्फांसो इंक है ना, उसकी एक खास बात है। ये जो शेयर्स है ना अल्फांसो इंक, जो यूके की कंपनी है, जिसके शेयर एप्पल ने पाइनएप्पल को दिए। ठीक है, अब उसकी एक खास बात है, क्या बात है कि ये जो शेयर्स है ना, ये जो अल्फांसो इंक है, ठीक है, अल्फांसो इंक के पास असेट में, उसकी बैलेंस शीट में
मैंगो लिमिटेड के शेयर्स है, और मैंगो लिमिटेड कौन सी है? इंडियन कंपनी है। मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्फांसो इंक के जो शेयर्स है, ये यूके की कंपनी है जो, उसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर्स कहां से आती है? इंडियन कंपनी मैंगो से डिटरमाइन हो रही है। ऐसा कैसे है यहां पर? तो इसको भी यहां पर क्या माना है? एग्जेम ट्रांसफर माना है। मान लो अमालगमेशन ना होता तो ये टैक्सेबल ट्रांजैक्शन होता, और यहां पर एप्पल कंपनी को, जो पाइनएप्पल कंपनी को उसने सेल किया है, कौन से शेयर्स? अल्फांसो के, उस पर टैक्स देना पड़ता। बिकॉज अल्फांसो के जितने भी शेयर्स है, अल्फांसो की कंपनी का जितना भी वैल्यू है, सब कुछ वो कहां से डिराइव हो रहा है? वो डिराइव हो रहा है हमारी मैंगो से, इंडियन कंपनी से, ठीक है। लेकिन यहां पर इसको क्या बोल दिया है? एग्जेम ट्रांसफर बोला है। लुक, नाउ लेट्स गो टू द प्रोविजन। कंफ्यूज मत होना जरा भी यहां पर, ठीक है। तो पहले क्या बोला? असेट ट्रांसफर करी है। फिर क्या ट्रांसफर किया है? शेयर्स ट्रांसफर किए, दोनों फॉरेन कंपनी में मिलकर। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन कौन सा आया? वो भी शेयर्स का ही आया, लेकिन यहां पर इंडियन शेयर्स थे और यहां पर फॉरेन कंपनी के शेयर्स थे। लेकिन ये फॉरेन कंपनी के शेयर्स ऐसे है जिसकी वैल्यू कहां से आ रही है? इंडियन कंपनी के शेयर्स से, ठीक है। लुक, फॉर बी एंड सी अबो, ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब 25% नंबर ऑफ अमालगमेटिंग, या फिर 75% इन द वैल्यू, यहां पर नंबर्स है, यहां पर वैल्यू है, ऑफ द डीमर्ज शेयर होल्डर्स कंटिन्यू इन न्यू कंपनी। मतलब मान लो अमालगमेटिंग कंपनी में 1000 मेंबर्स है, ठीक है। सो 1000 शेयर, मतलब जो भी है होल्डिंग, उसका 25% कहां पे होना चाहिए? वापस नई कंपनी में होना चाहिए। और डीमर्ज के केस में वैल्यू के हिसाब से देखना है कि 75% वैल्यू के शेयर होल्डर्स किस कंपनी में होने चाहिए? रिजल्टिंग कंपनी में होने चाहिए, नई कंपनी जो आई उसमें, ठीक है। एंड इट शुड नॉट अट्रैक्ट द कैपिटल गेन इन द कंट्री इन विच द अमालगमेटिंग और डीमर्ज कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। मतलब यहां पर इन दोनों को, उसकी जो रिस्पेक्टेड कंट्री है उसमें कोई भी कैपिटल गेन अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा सिनारियो है। ये 3 ट्रांजैक्शन यहां पर हमने देखे। फिर बैंकिंग कंपनी से बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक बार पढ़ लेना उसको। प्रीडिसीजर कोऑपरेटिव बैंक को सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक को कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया तो वो, ठीक है, इट इज वन काइंड ऑफ अमालगमेशन। उसको जस्ट आप एक बार खाली पढ़ लेना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या? सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या? इट इज एक्वायर्ड बाय द प्रीवियस ओनर प्लस इंप्रूवमेंट बाय द प्रीवियस ओनर और द असेसी एज इट इज, जो हमने पढ़ा वही, ठीक है। और होल्डिंग पीरियड हम कहां से चालू करेंगे? होल्डिंग पीरियड हम लोग प्रीवियस ओनर का भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। मतलब अमालगमेटिंग कंपनी का भी हम लोग होल्डिंग पीरियड अपनी असेट के साथ इंक्लूड करेंगे वहां पर, ठीक है। ये रहा। सो ये हमने डिस्कस किया, इट वाज ऑल अबाउट कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर, ठीक है। जब एक कंपनी अपनी असेट दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करती है, तो एक हमने पढ़ा कैपिटल असेट, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, तीसरा हमने पढ़ा शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, लेकिन उसकी वैल्यू इंडियन कंपनी से डिराइव हो रही है, वैसा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डर पर क्या इंपैक्ट पड़ती है इसकी, उस पर। सो ट्रांसफर इश्यू ऑफ शेयर्स टू शेयर होल्डर्स इन रिलेशन टू अमलगमेशन और डीमर्जर। अब यहां पर बात होगी शेयर होल्डर्स के शेयर के ट्रांसफर की। कंपनी वाला मैटर खत्म हो गया। अब शेयर होल्डर्स को क्या होगा? जो पुरानी कंपनी मर गई, उसके शेयर्स गए, उसके बदले उसको नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, वो, ठीक है। लुक, ट्रांसफर और इश्यू ऑफ शेयर्स बाय रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, इसको भी क्या बोला है? एग्जेम ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अमालगमेटिंग कंपनी बाय शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ अमालगमेशन, इट इज ऑल्सो व्हाट? एग्जेम ट्रांसफर, ठीक है। बट शर्त क्या है कि अमालगमेटेड कंपनी क्या होनी चाहिए? इंडियन होनी चाहिए। ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द अलॉटमेंट बाय हिम इन एनी शेयर्स इन द अमालगमेटेड कंपनी। मतलब शेयर के बदले शेयर्स, यहां पर शेयर्स के बदले शेयर्स, खून का बदला खून, केस नहीं देना है, ठीक है। Where the shareholder itself is the amalgamated company, the condition does not apply.
मतलब क्या हुआ कि आपने जो कंपनी को एक्वायर किया है, बराबर, मान लो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया है, तो बी लिमिटेड के जितने भी शेयर होल्डर्स है उसको ए लिमिटेड के शेयर्स देने पड़ेंगे। बट हुआ क्या कि 10% होल्डिंग ऑलरेडी बी लिमिटेड के पास था। मतलब ए लिमिटेड के जो भी शेयर्स है वो किसके पास है? बी लिमिटेड के पास है ऑलरेडी। तो बी लिमिटेड खुद एक शेयर होल्डर है। अमालगमेटेड कंपनी इटसेल्फ इज अ शेयर होल्डर। तो खुद को तो खुद के शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी। तो वहां पर वो खून का बदला खून वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, वहां पर उसको कुछ नहीं करना होगा, वो शेयर्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा सिनारियो है। नाउ अंडरस्टैंड दैट्स व्हाट हैपन नाउ। देखो क्या होता है यहां पर। इफेक्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द अमालगमेटेड लिमिटेड, इसको मैं बोलता हूं ए लिमिटेड, issues shares of the amalgamating company that is called B limited, और आपने फिर बाद में उसको सेल कर दिया। मान लो कोई मिस्टर एक्स है, उसके पास ए लिमिटेड के सॉरी उसके पास बी लिमिटेड के शेयर्स थे। अब बी लिमिटेड का अमालगमेशन हो गया और वो बन गई ए लिमिटेड। तो अब मिस्टर एक्स के पास जो पहले बी लिमिटेड के शेयर्स थे, शेयर्स ऑफ द अमालगमेटिंग, गलत बोल दिया मैंने, पहले ए लिमिटेड के शेयर्स थे उसके पास। सॉरी, यहाँ पर ए लिमिटेड के शेयर्स थे उसके पास। अब उसके पास किसके हो गए? बी लिमिटेड के शेयर्स हो गए, मतलब ये कंपनी के शेयर्स गए। तो यहाँ पर ये जो ए लिमिटेड के शेयर्स एक्सटिंग्विश हुए उसको बोला है एग्जेम्प्ट। तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर क्या हो गया? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर उसको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मतलब सिंपल सा ट्रांजेक्शन देखो क्या हुआ कि अपने शेयर्स वो लेके गए, उस पर लिखा था ए लिमिटेड, वहां पर स्टिकर चिपका दिया बी लिमिटेड का। ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता, बट जस्ट आपको समझा रहा हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली क्या हुआ, कंपनी का नाम बदला। ठीक है, तो बी लिमिटेड हो गई नाउ। अब जब वो बी लिमिटेड के शेयर को सेल करेंगे, सेल, तब देखना है। मान लो उसने 200 में बेचा। अब उसको पूछा कि तुमने जो बी लिमिटेड के शेयर्स थे वो कितने में खरीदे? बोला मैंने तो खरीदे ही नहीं बी लिमिटेड के शेयर्स, मेरे पास तो ए के शेयर्स थे। तो चलो वो बताओ आपने ए के शेयर कितने में खरीदे थे? बोला ए के शेयर मैंने 125 में खरीदे थे। तो गेन कितना हुआ? 75 रुपीस। मतलब वहां पर कॉस्ट इन द अमालगमेटिंग कंपनी विल बी व्हाट? कॉस्ट इन द अमालगमेटेड कंपनी। ठीक है, ऐसा ट्रांजेक्शन यहां पर होगा और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आपका यहीं से कंप्लीट होगा पूरा का पूरा। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमर्जर। क्या बोलता है डीमर्जर? लुक, अब डीमर्जर में आपको पता होगा कि कंपनी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है उसमें से एक यूनिट को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, एक टुकड़ा अलग कर दिया जाता है, उसको कंपनी की कुछ असेट्स, लायबिलिटीज, मतलब पूरा सब कुछ एक अलग कंपनी बना के ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब उस केस में क्या होता है कि मान लो आप रिलायंस के अभी शेयर होल्डर हो। अब मान लो रिलायंस ने कोई कंपनी डीमर्जर कर दी है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं जियो लिमिटेड का। अब रिलायंस ने अपनी असेट, अपनी लायबिलिटीज, ये सब कुछ जियो लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। और जो रिलायंस के शेयर होल्डर होते हैं, जो ऑलरेडी अभी एग्जिस्टिंग है, उसको भी वो जियो के शेयर्स भी मिलेंगे उसको। मतलब अब रिलायंस के जो शेयर होल्डर है उसके पास दो शेयर्स हो जाएंगे, एक रिलायंस के खुद के और एक जियो के शेयर्स। लेकिन जब डीमर्जर होगा तब जो रिलायंस के शेयर है उसकी वैल्यू में फर्क पड़ेगा, बिकॉज उसकी नेटवर्थ अब कुछ यहां पर ट्रांसफर हो चुकी है। तो रिलायंस की कंपनी के शेयर्स की प्राइस जो होगी उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। यहां पर रिलायंस के शेयर एक्सटिंग्विश नहीं हो रहे हैं, जैसे अमालगमेशन में होता था वैसा नहीं होता है। ठीक है, ये भी शेयर्स है और ये भी है, और आपके पास दोनों कंपनी के शेयर्स है। अब डिसीजन क्या लेना है कि ये जो कंपनी रिलायंस थी उसका शेयर आप जब बेचोगे तो उसकी कॉस्ट क्या, और जो जियो लिमिटेड के शेयर्स आपको मिले हैं डीमर्जर में उसको जब आप बेचोगे तो उसकी कॉस्ट क्या। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड। लुक, मान लो रिलायंस की टोटल नेटवर्थ है 1000 करोड़। ठीक है, नेटवर्थ ट्रांसफर कर दिया जियो को 200 करोड़ का। सिंपल सा समझना, कैन वी से इट इज 20%। अपना 20% हिस्सा किसको दे दिया? जियो को दे दिया है कि जाओ बेटा तुम भी अपना बिजनेस करो, जुग जुग जियो। ठीक है, अब रिलायंस की शेयर्स की कॉस्ट थी 500 रुपए, मैंने 500 में रिलायंस के शेयर खरीदे थे। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब
मैंने शेयर्स को बेचा, रिजल्टिंग कंपनी मतलब जियो। जियो के शेयर्स को मैंने 300 में बेचा। अब मुझे पूछा गया कि तुमने जियो के शेयर्स कितने में खरीदे? मैंने बोला मुझे क्या पता, मुझे तो रिलायंस ने दिया। बट रिलायंस ने शेयर्स आपको ऐसे मुफ्त में नहीं दिया है। आपको जियो के शेयर इसलिए मिले बिकॉज़ रिलायंस ने अपनी जो यूनिट थी, अपनी नेटवर्क था, उसका हिस्सा जियो को दिया है। और कितना दिया है? 20%। मतलब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी व्हाट? ₹500 रिलायंस की जो कॉस्टिंग थी वो, उसमें 20% हिस्सा जो नेटवर्थ का जियो को गया वो। तो आपकी कॉस्ट यहाँ पर 2 हिस्सों में बँट जाएगी। 20% जाएगा जियो में और बाकी का 80% कहाँ रह जाएगा? रिलायंस में रह जाएगा। सो 100 एंड 400, ये 100 यहाँ पे आएगा और आपको गेन होगा 200 का। और जब आप रिलायंस के शेयर बेचोगे तो यहाँ पर है ₹700 का, आपने बेचा फॉर एग्जांपल। उसमें आपकी कॉस्ट कितनी है? तो आपने खरीदे थे रिलायंस के शेयर 500 में, लेकिन ₹100 उसकी जो वैल्यू थी हमने उसको एट्रिब्यूट कर दिया किसको? जियो को। तो ₹100 हम यहाँ से निकाल लेंगे और कैपिटल गेन कितना आएगा? 300 यहाँ पर आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर मुझे आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्रोपोर्शनेट निकाला है। जो मैंने आपको नोट्स दिए उसमें ये इसका इक्वेशन एक दिया हुआ है। ठीक है? लुक, ये रहा। इन केस ऑफ डीमर्जर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन अ रिजल्टिंग कंपनी, मतलब जियो की बात हो रही है। इट इज ए इंटू बी डिवाइड बाई सी, मतलब प्रोपोर्शन निकाला है। ए मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ डीमर्ज कंपनी, रिलायंस की शेयर, सॉरी कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी, जो हमें मिलेगा यहाँ पर। नेटवर्थ ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी, दैट इज कॉस्ट थी इसकी ₹500, रिलायंस कंपनी की बात हो रही है। नेटवर्थ ट्रांसफर टू रिजल्टिंग कंपनी 200 का ट्रांसफर किया था और टोटल नेटवर्थ ऑफ द डीमर्ज कंपनी बिफोर डीमर्जर 1000 था। सो 500 इंटू 200 डिवाइड बाई 1000, दैट कम्स टू 100। ये जो कॉस्ट हमने वहां पे निकाली थी वो। सो 20-80% के रेशियो में क्या हो गया? वो कॉस्ट डिवाइड हो गई थी। ठीक है? इफ यू डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये प्रोपोर्शनेट भी समझ में आ गया, इट इज सफिशिएंट। ठीक है? इन केस ऑफ डीमर्जर, द कॉस्ट ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ डीमर्ज कंपनी। अब डीमर्ज कंपनी मतलब रिलायंस का जो हिस्सा बचा था वो कितना का हो गया था? 500 में से 100 किसको दिया? जियो को। तो बाकी कितना बचा? ₹400। तो ₹400 मतलब डीमर्ज की कॉस्ट दैट इज 500 माइनस कॉस्ट अलॉटेड टू रिजल्टिंग कंपनी अबव दैट इज 100। तो इफेक्टिवली इट इज 400, हमारा जो एग्जांपल था उसके हिसाब से। डन? और अमालगमेटिंग कंपनी में तो हमने बता ही दिया है आपको कि जो अमालगमेटिंग कंपनी का जो शेयर्स था कॉस्टिंग वही रहेगा। और होल्डिंग पीरियड भी कहाँ से काउंट होगा? अमालगमेटिंग कंपनी से काउंट होगा। ठीक है? लेकिन रिजल्टिंग में ध्यान रखना, रिजल्टिंग कंपनी में आपका जो होल्डिंग रहेगा वो नई कंपनी से ही काउंट होगा। ठीक है? वो डीमर्ज कंपनी से काउंट नहीं होगा। ठीक है? चलिए, क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए बॉन्ड। आपने बॉन्ड के बारे में सुना है कभी? 007। तो यहाँ पर उस बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, उसकी बात हो रही है। आपने सुना होगा कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में या फिर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। उसमें आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एक ऑप्शन दिया जाता है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट, या फिर वो कन्वर्टेबल तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है और बदले में आपको मिलते हैं कंपनी के इक्विटी शेयर्स। मतलब जब आपने खरीदा था तब वो क्या था? प्रेफरेंस शेयर्स। जब आप बेच रहे हो तब वो क्या बन गया है? इक्विटी शेयर्स। सो पहले प्रेफरेंस था, फिर कन्वर्ट हुआ, उसमें से बना वो इक्विटी और आपने बेचा इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन की जो प्रोसेस हुई उसको क्या माना गया है? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना गया है। ठीक है? लुक, any transfer by way of conversion of bonds, debentures, debenture stock, deposit certificate in any form into the shares or debenture of that company. ठीक है? या फिर कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी। मतलब पहले जब आपने खरीदा तब आपके पास क्या था? बॉन्ड। बॉन्ड से क्या बन गया वो? इक्विटी। और इक्विटी आपने क्या किया? सेल किया।
ठीक है। अब बॉन्ड आपने खरीदा था फॉर एग्जांपल 100 में, फिर आपने इक्विटी बेचा इसको 300 में, ठीक है। सो कैपिटल गेन कितना होगा? 300 माइनस 200 दैट कम्स टू 100, और सॉरी 300 माइनस 100 दैट कम्स टू 200, और होल्डिंग पीरियड आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। ये रहा यहाँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद है गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट और वाइस वर्सा। मतलब जैसे शेयर्स डीमेट फॉर्म में होते हैं, वैसे यहाँ पर गोल्ड का भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बना गया, ठीक है। ये फाइनेंस एक्ट 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ लास्ट बजट में। अगर आपके पास कोई गोल्ड है और आप उसको कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मैं बोलता हूँ डीमेट फॉर्म में, ठीक है, और वाइस वर्सा, तो उस केस में इसको भी क्या माना गया है? एग्जेम्प्ट माना गया है, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू होल्ड द फिजिकल गोल्ड, आप क्या कर सकते हो? उसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और जब आपको जरूरत पड़े तब ईजीआर कन्वर्ट करके किधर ले जाओगे आप लोग उसको? वापस गोल्ड में। तो फ्रॉम गोल्ड टू ईजीआर या फिर ईजीआर टू गोल्ड, ये सब क्या है? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है। अब जब आपने गोल्ड टू ईजीआर कन्वर्ट किया, तो कॉस्ट विल बी व्हाट? कॉस्ट ऑफ द गोल्ड, और ईजीआर टू गोल्ड है तो कॉस्ट ऑफ द ईजीआर शैल बी कंसीडर्ड, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है, फाइन। चलिए, अब कुछ एग्जेम्प्ट ट्रांसफर के केसेस देखते हैं जिसको एग्जेम्प्ट माना गया है। सबसे पहले यहाँ पर बोला है फॉलोइंग इज द कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन द आईएफएससी शेल नॉट बी रिगार्डेड एज ए ट्रांसफर। मतलब अगर कोई एनआर है, वो आईएफएससी का जो सेंटर है, ठीक है, आईएफएससी, वहां से वो स्टॉक एक्सचेंज से सेल करता है, तो उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते। लुक, और कंडीशन क्या है? वो फॉरेन करेंसी में पेएबल होना जरूरी है, जैसे बॉन्ड वगैरह उसने, या फिर आरडीबी दैट इज कॉल्ड रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, डेरिवेटिव, या फिर सच अदर सिक्योरिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है और लोकेटेड कहाँ पे है? आईएफएससी में, तो उसको माना गया है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स, जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स बाय एनआर टू अनदर एनआर। मतलब एनआर टू एनआर आउटसाइड इंडिया, इट इज ऑल्सो ऑन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। फिर ट्रांसफर मेड आउटसाइड इंडिया ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी इश्यूड आउटसाइड इंडिया बाय एनआर टू अनदर एनआर, ठीक है। अगर हमने कोई आरडीबी आउटसाइड इंडिया इश्यू किया है, कोई वन एनआर कोई दूसरे एनआर को ट्रांसफर करता है, तो उसको भी क्या माना गया है? एग्जेम्प्ट माना। ये सब कुछ एक बार आप लोग खाली जस्ट एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है। एनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट बीइंग अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैरिंग अ पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मेड आउटसाइड इंडिया through a intermediary being a settlement of securities by NR to another NR। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक एनआर से दूसरे एनआर को अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह ट्रांसफर किया जाता है, तो वो क्या है? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। फिर रिडेम्पशन ऑफ द एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय आरबीआई अंडर एसजीबी स्कीम 2015। अब इतना इसका रिलेवेंस नहीं है। फिर एनी ट्रांसफर ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट टू द गवर्नमेंट or the university or the national museum, national art gallery, national archives, or any other public museum or institutions notified by the central government to be national importance or to be of the renown throughout the state। मतलब स्टेट लेवल इंपोर्टेंस होना चाहिए या फिर नेशनल इंपोर्टेंस होना चाहिए। अगर आप ये जो आपके पास असेट्स है, उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, किसको? म्यूजियम्स वगैरह को दे देते हो कि ठीक है चलो भाई आप भी अपने 100 में इसको रखना, वहां पर लोग आएंगे, टिकट का खर्चा करेंगे, देखेंगे सब कुछ। तो अगर आपने अपना यहाँ पर ऐसा कोई वर्क ऑफ आर्ट है, ऐसा कुछ आपने वहां पर डोनेट कर दिया, डोनेट मतलब ट्रांसफर किया है, तो उसको भी क्या माना गया है? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर माना गया है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय द सिक्का दैट इज कॉल्ड सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन ए ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसको मैं समझाता हूं क्या होता है।
थोड़ी देर के बाद। पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में। अब उसमें है स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स यू ऑल नो दैट राइट, ईसॉप जैसा होता है ये। कंपनी आपको मार्केट वैल्यू से कम दाम पे ये शेयर्स इश्यू करती है, ठीक है। अब यहां पर देखो ट्रांजेक्शन क्या होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स का। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, ठीक है। मान लो आपका एम्प्लॉयर है, उसने आपको शेयर्स दिए हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये आपको दिए 300 रुपए में। अब असेसिंग ऑफिसर आपके पास आया कि तेरे पास इस कंपनी के शेयर्स है, बोला हाँ। कितने में खरीदे? 300 रुपए में। बोला यार मजे है तेरे तो, मार्केट में ये शेयर 500 में मिलता है और तेरे को तो 300 में मिला, कितना फायदा हुआ? 200 रुपए का। एफएमवी कितनी है? 500। फायदा कितने का हुआ? 200 का। अब ये जो फायदा हुआ है, ये फायदा हुआ है एम्प्लॉई को, और फायदा हुआ है एम्प्लॉयर की ओर से एम्प्लॉई को। एम्प्लॉयर ने अपने शेयर्स, अपनी कंपनी के शेयर्स सस्ते में दे दिए। अब इनकम टैक्स ने बोला यार ये तो फायदा हो गया, तो हम इसको परक्विजिट मानते हैं और ये आपकी सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? मतलब हमने 300 नहीं माना, हमने कितना माना? 500 माना। अब आपने उस शेयर्स को बेचा, जो आपके पास ये स्वेट इक्विटी शेयर्स थे, आपने उसको बेचा। कितने में बेचा? से फॉर एग्जांपल आपने इसको सेल कर दिया 900 रुपए में। अब आपने खरीदे कितने में थे? 300 में। एओ ने बोला कॉस्ट माइनस करो, चलो 300 रुपए। आपने उसको बोला रुक जा, याद करो वो दिन जब ये शेयर्स मेरे को मिले थे। उस दिन तू चीख चीख के बोला था कि ये शेयर 300 के नहीं 500 के हैं। कितने के हैं? 500 के हैं। तो मैं भी आज यहां पर 300 नहीं क्या मानूंगा? 500 लिखूंगा। तो आपका गेन कितना हुआ? 400। कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि जब आपके पास कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स आते हैं, तब सबसे पहले उसका होता है परक्विजिट वैल्यूएशन। तो परक्विजिट वैल्यू करते टाइम जो आपने एफएमवी कंसीडर करी थी, उसी को हम लोग क्या मानेंगे? कॉस्ट मानेंगे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स विल बी व्हाट? इट इज द फेयर मार्केट वैल्यू विच इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ परक्विजिट वैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद है इन्वेंटरी कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट। मतलब ये बात हो गई SIT टू CA। इस हेड में हमने जो पढ़ा वो था CA टू SIT। बिजनेस प्रोफेशन में हमने इसके बारे में जिक्र किया था, स्टॉक इन ट्रेड टू कॉस्ट अपना कैपिटल असेट। और वहां पर मैंने आपको डिटेल में आपको पूरा समझाया था कि यहाँ पर कैपिटल गेन के हेड में जब ये सेल होता है तब उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। FMV ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। फिर बात आती है गिफ्ट की। सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 टू 10 गिफ्ट ट्रांजेक्शंस। मतलब गिफ्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 56 टू 10। मतलब टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द गिफ्ट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो वो यहां पर क्या माना जाएगा देखना। अब उसके लिए एक ट्रांजेक्शन अपने समझते हैं। लुक, ये मैंने IFOS में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। चलिए देखो यहां पर क्या है। मान लो मिस्टर ए है, ठीक है, और उसने कोई गिफ्ट दी है मिस एक्स को, ठीक है, गिफ्ट है। और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या फिर फेयर मार्केट वैल्यू अपने मान के चलते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी 3 लाख रुपए। अब हमने पढ़ा था कि मूवेबल अगर प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी,
उस केस में अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है तो हम लोग वो पूरा का पूरा वैल्यू टैक्सेबल मानते हैं। मतलब ये मिस एक्स जो है उसके हाथ में ये 3 लाख रुपए गिफ्ट आईएफओएस में टैक्सेबल किया गया होगा। ठीक है। अब मान लो मिसिस जो मिस एक्स है, अब उसने इसको बेच दिया मिस्टर एक्स को, फॉर एग्जांपल 4 लाख में। अब उसको पूछा गया आपने कितने में खरीदा था? बोला खरीदा तो मैंने नहीं है, पुरानी यादें हैं, मिस्टर ए ने मेरे को गिफ्ट में दिया था। लेकिन अगर इनकम टैक्स की नजर से देखे तो जब तुमको एक गिफ्ट मिला था तब इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 3 लाख रुपए। तो आज भी वो कॉस्ट यहां पर मानी जाएगी 3 लाख रुपए, और 1 लाख आपको यहां पर कैपिटल गेन लगेगा। मतलब कॉस्ट क्या रहेगी? जो आपने गिफ्ट के लिए जो पर्पस के लिए आपने जो वैल्यूएशन किया है वो यहां पर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। सो ऐसा है सब कुछ एग्जेम ट्रांसफर के बारे में। अब मैं बात करना चाहता हूं यहां पर रिवर्स मॉर्गेज के बारे में। अब रिवर्स मॉर्गेज सिनेरियो क्या है पूरा, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट इज एक्चुअली। आपने मॉर्गेज तो सुना होगा, राइट? अब मॉर्गेज में क्या होता है कि आप अपनी कोई जो प्रॉपर्टी होती है वो बैंक में रखते हो, उसके बदले बैंक आपको लोन देता है, और उसके बदले आप लोग हर महीने या फिर जो भी पीरियोडिक इंटरवल हो उसमें आप उसको इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में उसको रीपे करते हो और उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हो साथ में। अब यहां पर मान लो कोई ऐसे सीनियर सिटीजन है जो रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उसके पास मान लो प्रॉपर्टी तो बहुत है लेकिन खाने पीने के पैसे नहीं है, मतलब रूटीन जो इनकम होनी चाहिए वो नहीं है। तो सर लोन ले लेंगे। अब लोन लेंगे, बराबर, मान लो प्रॉपर्टी है उसके पास, गिरवे रख के लोन लेंगे तो इंस्टॉलमेंट कहां से पे करेंगे? खाने के वांदे हैं। ठीक है। सो दे वांट सर्टेन रेगुलर इनकम। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। यहां पर क्या होता है कि आपको अपना प्रॉपर्टी गिरवे रखना है। ठीक है। मतलब यू आर ट्रांसफरिंग योर प्रॉपर्टी टू द बैंक, और उस ट्रांसफर को यहां पर क्या माना है? एग्जेम्प्ट माना है, कि उसको हम एग्जेम्प्ट मानते हैं। फिर आपको क्या करेगी कि बैंक जो है वो आपको कुछ उसका भी जो डिफाइंड पीरियड है उस टाइम तक आपको हर महीने वो पैसा देगी। ठीक है। मतलब बैंक उल्टा इंस्ट्रूमेंट आपको दे रही है, इट इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज। अब हर महीने आपको पीरियोडिकल इनकम हो रही है। ठीक है। अब जो बैंक से आपको जो इनकम हो रही है उसको सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट दिया है। मतलब बैंक के पास जब बोरोवर जो इनकम हो रही है बोरोवर को हर महीने, उसको एग्जेम्प्ट बोला है पहले तो। ठीक है। अब सर इसमें बैंक को क्या फायदा? बैंक को फायदा होगा, मान लो कि उसकी डेथ हो जाती है, जो बोरोवर है उसकी, या फिर जो पीरियड हमने डिसाइड किया था जो मॉर्गेज के हिसाब से वो खत्म हो जाता है। तो उस टाइम क्या करेगा बैंक? प्रॉपर्टी में से पैसा वो क्या खरीदेगी, जो अब तक उसने पे किया वो वसूल कर लेगी। अपना हिस्सा रख के बाकी का पैसा वो एसएससी को दे देंगे, या फिर उसके जो लीगल हेयर्स होंगे, अगर वो मर गए एसएससी तो उसके जो लीगल हेयर्स होंगे उसको मिल जाएगा ये पैसा। ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पर होता है। तो रिवर्स मॉर्गेज का केस को भी यहाँ पर क्या माना गया है? एग्जेम्प्ट। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं सो दैट वी कैन गेट सम मोर क्लैरिटी ऑन दिस एग्जेम्प्ट ट्रांसफर केसेस। ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड, लेट्स गो टू क्वेश्चन आंसर्स। लुक, सीधा आते हैं हम लोग यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर यस। चलो लुक, Mrs. Mahalakshmi, an individual aged 68 years, mortgage a residential property purchased for rupees 3 lakhs.
ऑन 1/10/2006, मतलब 2006-7 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 3 लाख रुपए की। वो उसने बैंक को रखा है मॉर्गेज में अंडर नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम and was sanctioned a loan of 20 lakhs. As per the said scheme, she was receiving a loan amount in equal monthly installment of 30,000 per month. 30,000 रुपए उसको मिलेंगे. Mrs. Mahalakshmi was not able to repay the loan on maturity and in lieu of the settlement of the loan surrenders a residential property to the bank. अब ये जो surrender किया है, it is a exempt transfer. Bank sold the property for 25 lakhs on 22nd of May 2024. बैंक ने प्रॉपर्टी बेच दिया 25 लाख रुपए में. She had no other income, discuss tax consequences and compute the tax for AY 25-26. अगर वो डिफॉल्ट रेजिम में रहते हैं तो क्या और बाहर रहते हैं तो क्या. सॉरी. लुक, एक तो यहां पर 3 लाख का उसका प्रॉपर्टी था जो सेल कितने में हुआ, 25 लाख में सेल हुआ. 25 लाख में सेल हुआ. दूसरी बात, उसको यहां पर हर महीने 30,000 रुपए इंस्टॉलमेंट की इनकम हो रही थी. इसको माना जाता है एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. ठीक है, सेक्शन 10 में इसको क्या माना गया है, एग्जेम्प्ट माना गया है. अब यहां पर हमें टैक्सेबिलिटी डिसाइड करनी है. लुक, पहली बात तो यहां पर इसको एग्जेम्प्ट माना गया है. अब कैपिटल गेन के एंगल से देखें तो 25 लाख रुपए का सेल हुआ है प्रॉपर्टी एंड इंडेक्स कॉस्ट अगर हम निकाले 3 लाख इंटू 363 एंड 122, सो दैट इज 892. सो कैपिटल गेन विल बी 16,07,377. उतना उसको फायदा हुआ. ठीक है. सो टोटल इनकम विदाउट एलटीसीजी नील, अदर इनकम कोई है ही नहीं उसकी, सो उस पर टैक्स भी रहेगा नील. अब जो बचा कुचा वो क्या है, 16 लाख का यहाँ पर कैपिटल गेन ही बचा है. उसमें से सीनियर सिटीजन है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. ठीक है. तो 261,476 का यहाँ पर उसको टैक्स आएगा. 20% लगेगा बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नाउ टैक्सेबल एट द रेट 20% यहाँ पर, बिकॉज असेट ट्रांसफर्ड बिफोर 23rd ऑफ जुलाई. 23rd जुलाई से पहले असेट ट्रांसफर हुई है तो यहाँ पर सेक्शन 112 इज एप्लीकेबल और उसका रेट है 20%. आफ्टर 23rd जुलाई ये जो रेट था वो हो गया है 12.5%. ठीक है. सो ये पहले ट्रांसफर हुआ है तो उस पर अभी पुराने के हिसाब से सब कुछ कंप्लीट होगा. ठीक है, नॉर्मल. तो यहाँ पर इतना टैक्स इसका आएगा और शेष मिलाकर 2,71,000 का टैक्स बनेगा. ठीक है. और यहाँ पर जो मैंने आपको बात करी थी वो, that receipt of the equal monthly installment of 30,000 by Mrs. Mahalakshmi is exempted from the tax. उस पर कोई टैक्स नहीं माना जाएगा. ठीक है. तो ये है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम. चलिए अब कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग देखते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. In the which of the following situations capital gain tax liability does not arise? Mr. A purchased a gold in 1970 for 25,000. In PY 24-25, he gifted his son at the time of his marriage. फेयर मार्केट वैल्यू द गोल्ड ऑन द डे ऑफ गिफ्ट वाज 1 लाख. सो पहली बात, यहां पर मिस्टर ए ने गिफ्ट दिया है. ठीक है. सो इट इज अ एग्जेम ट्रांसफर. सर सामने बेटा है इसलिए जरूरी नहीं है बेटा हो, कोई भी पर्सन हो सामने. मिस्टर ए ने गिफ्ट दे दिया है, वो मिस्टर ए के हाथ में क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया. ठीक है. अब जो उसके बेटे के हाथ में ये गिफ्ट आया है, अगर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्रोविजन को देखे जाए तो भी उसके बेटे के हाथ में भी ये गिफ्ट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. बिकॉज रिलेटिव, बाप बेटा. सर बाप बेटा रिलेटिव रिलेशन ना होता और कोई होता तो, जो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, ऐसा होता तो भी एग्जेम्प्ट होता. क्यों? एट द टाइम ऑफ मैरिज. ठीक है. और अगर मैरिज ना होता तो फिर ये जो गिफ्ट मिली है
वो टैक्सेबल हो जाती। फाइन, चलिए। मिस्टर हाउस प्रॉपर्टी इज परचेज बाय HUF, इट इज गिवन टू वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। सो वी ऑल नो दैट कि पार्टीशन के टाइम पे जो भी ट्रांसफर होता है फ्रॉम HUF टू मेंबर, इट इज ऑल्सो अन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। Mr. B purchased 50 convertible debentures for rupees 40,000 in 1995, which are converted into 500 shares worth rupees 85,000. तो यहां पर डिबेंचर्स थे, वो क्या बन गए? शेयर्स बन गए। ये भी क्या है? एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है, बराबर। इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, अब उसके बाद एक ट्रांजेक्शन और देखते हैं यहां पर। नीरजा वॉज कैरिंग द टेक्सटाइल बिजनेस अंडर अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो पहले नीरजा एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था, नीरजा टेक्सटाइल्स। On 21st of July 2024, the business of Nirja Textile Limited was succeeded by New Look Textile Private Limited। मतलब निर्जा टेक्सटाइल में से वो क्या बन गया? न्यू लुक टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। And all the assets and liabilities of the Nirja Textile on that date become the asset and liabilities of the New Look Textile Private Limited, and Nirja was given 52% shares in the capital of the company. No other consideration was given to the Nirja on account of his succession. The asset and liabilities of the Nirja Textile transferred on the company include an urban land which was acquired by the Nirja on 19th of July 2013 for 980. The company sold the same on 30th March 2025. मतलब नीरजा ने 19 जुलाई 2013, तो कैन आई से इट इज 2013-14 में एक्वायर किया था 980 को। कंपनी ने 2024-25 में उसको बेचा है 16 लाख में। Examine tax implications of the above mentioned transactions and compute the income chargeable to tax in such cases. इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको देके रखा है। सो पहले हम लोग कंप्यूट करेंगे यहाँ पर सक्सेशन के बारे में। तो गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, अमलगमेशन, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या हो जाते हैं? एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। लुक, as per the provision of section 47, proprietorship concern is succeeded by the company in the business carried by it, and result of which the capital asset is transferred to the company। मतलब प्रोप्राइटरशिप अब क्या बन गई? कंपनी बन गई। फिर उसको हम लोग ट्रांसफर ट्रीट नहीं करते हैं। व्हाई? ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बिकम्स द असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डिंग ऑफ द सोल प्रोप्राइटरी इज नॉट लेस देन 50%। अपने यहाँ पर 52% है इसका, ठीक है। The sole proprietor does not receive any consideration or benefit in any form from the company other than by of allotment of source। तो यहाँ पर भी खाली शेयर्स ही दिए गए हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैंने बहुत कुछ यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है अपनी बुक के हिसाब से, बिकॉज इतना रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन हमने क्वेश्चन आंसर्स में बहुत सारे इससे प्रोविजंस कवर किए हैं, तो आपको वहां पर इसकी क्लैरिटी ज्यादा मिल जाएगी। अगर कुछ छूट जाता है तो क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन द प्रेजेंट केस ऑल द कंडीशंस मेंशन अबव सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर निर्जा के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, इट इज कंसिडर्ड एज एग्जेम्प्ट, ठीक है। और 5 साल तक उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। अब जो प्रॉपर्टी बेची है उसकी बात करते हैं। तो सेल कितने में हुआ है? 16 लाख में। और कॉस्ट इज ए कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, ठीक है। तो कंपनी के हाथ में इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? 9,80,000, ठीक है, जो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की है वो। सर लॉन्ग टर्म है तो हमने इंडेक्सेशन क्यों नहीं किया? पहली बात, ये 2025 का ट्रांजेक्शन हुआ है, 30th ऑफ मार्च 2025, मतलब 23 जुलाई के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। सो वी आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट इन दिस केस, ठीक है। चलिए चलो वन मोर एग्जांपल। लुक, SS Private Limited, a domestic Indian company having two undertakings, engaged in a manufacture of cement and steel।
decided to hive off the cement division to RVP Limited. मतलब एसएस जो था वो आरवी को अपना सीमेंट डिवीजन दे देगा, अ डोमेस्टिक इंडियन कंपनी बाय वे ऑफ डीमर्जर, मतलब एसएस में से एक नई कंपनी बनेगी आरवी, ठीक है, जो सीमेंट डिवीजन पूरा का पूरा लेकर जाएगी। द नेट वर्थ ऑफ एसएस प्राइवेट लिमिटेड इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर वाज 40 करोड़। सो 40 करोड़ का नेटवर्थ था। द नेट बुक वैल्यू ऑफ द असेट ट्रांसफर टू आरवीपी लिमिटेड वाज 10 करोड़। 10 करोड़ की असेट ट्रांसफर करी है। The demerger was made in January 2025. In the scheme of demerger, it was fixed that for each equity share of 10 each fully paid up of the SSP Limited, two equity shares of 10 each were to be issued. मतलब एक के बदले दो शेयर्स आपको मिलेंगे डीमर्ज कंपनी, सॉरी, रिजल्टिंग कंपनी के, नई कंपनी के। वन मिस्टर एन के held 25,000 equity shares in a SS Limited. अब एनके के पास 25,000 शेयर्स है, ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2004-5 उसने 6 लाख में इसको अक्वायर किया था, 6 लाख रुपए में। मिस्टर एनके रिसीव्ड 50,000 इक्विटी शेयर्स फ्रॉम आरवीपी लिमिटेड एज ए कंसिक्वेंट टू डीमर्जर। 25 का कितना मिला? 50, ठीक है। तो ये जो शेयर्स है वो किसके है? एसएस के हैं। अब उसको आरवी के 50,000 नए शेयर्स मिले, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स। Consequent to demerger in January 25, he sold all the shares of RV Limited for 8 lakhs in the March 2025. उसको ये शेयर्स उसने 8 लाख में बेच दिए मार्च 2025 में। अब आपको आंसर देने हैं, कौन से? Does the transaction of demerger attract any income tax liability in the hands of SS Limited and RVP Limited? Answer is no, बिकॉज इट इज अ exempt transfer. ठीक है, ये रहा। Compute the capital gain that could arise in the hands of Mr. NK on receipt of the shares of RVP Limited. देखो, शेयर्स जब आते हैं आरवीपी लिमिटेड को, उसमें कोई कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे। Look, there would be no capital gain to NK on receipt of the shares. अभी तक बेचा नहीं है, उसको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स अभी तक खाली मिले हैं। Since as per the section 47, the issue of shares by resulting company in the scheme of demerger to the shareholders of the demerged company will not be regarded as a transfer, सो दैट कैपिटल गेन विल नॉट अराइज। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? Compute the capital gain that could arise in the hands of Mr. NK on the sale of RVP Limited. अब उसने आरवी के जो 50,000 शेयर, 50 है ना? हाँ, 50,000 शेयर उसने 8 लाख में बेचे, ठीक है। तो सेल प्राइस कितना? 8 लाख। अब बात करेंगे सर, ये आरवी लिमिटेड के जो शेयर्स है वो तो उसको डीमर्जर में मिले हैं, ठीक है। डीमर्जर जब हुआ, रिजल्टिंग कंपनी बनी, तब उसको एक के सामने दो शेयर्स मिले हैं, उसने परचेज नहीं किए। तो उसकी कॉस्ट क्या? तो मैंने आपको जैसे वो समझाया था रिलायंस और जियो का, तो कितना हिस्सा ट्रांसफर हुआ है? लुक, 40 करोड़ का टोटल प्रॉपर्टी था, उसमें से रिजल्टिंग में गया 10 करोड़। सो कहने से 25%, 40 और 10 का रेशियो कितना बना? 25, 25-75 रेशियो बना, ठीक है। तो अब उसने यहां पर हमें यह देखना होगा कि एसएस के शेयर्स उसने कितने में खरीदे थे, ठीक है। एनके के पास 25,000 शेयर्स है व्हिच वर एक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2004-5 फॉर 6 लाख। अब उसके पास एसएस लिमिटेड के शेयर्स है 6 लाख, एसएस के लिए 6 लाख शेयर्स है। अब इसकी जो कॉस्टिंग है वो डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में। 25% दैट इज 1,50,000 एंड 75% दैट इज 4,50,000। ये जाएगा आरवी रिजल्टिंग कंपनी का और ये जाएगा एसएस के बारे में, ठीक है। अब इसने आरवी के शेयर्स 8 लाख में बेचे हैं, 8 लाख में, उसमें से 150 उसका कॉस्ट बनेगा, सो 650 उसका क्या बनेगा? कैपिटल गेन बनेगा, ठीक है। बस उतना ही अपने को बोला था। Will the sale of shares by NK affect the tax liability? Affect the tax benefits availed by the SSP Limited and or the RVP Limited? शेयर्स बेचने पर क्या कुछ होगा? आंसर इज नो। एनके लिमिटेड सॉरी मिस्टर एनके अगर अपने शेयर्स बेचते हैं
तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन उसकी इश्यू नहीं होगा। One of the conditions to be satisfied is that the shareholding not less than 3/4 in the value, 75% मैंने आपको बोला था in terms of value of the shares in demerged company become the shareholders of the resulting company by virtue of the demerger. It is presumed that the condition is satisfied in this case. So there is no stipulation that they continue to remain shareholders for any period or time further. मतलब जब डीमर्ज होकर रिजल्टिंग कंपनी बनता है, तब डीमर्ज कंपनी के 75% वैल्यू के शेयर होल्डर्स वहां पर होने चाहिए। फिर वो होल्डर बन जाए, उसके बाद वो बेच दे, उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। कितना होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर मान लो जैसे एनके को जो शेयर्स मिले उसके बाद उसने तुरंत उसको सेल कर दिया, उससे टैक्सेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली जब ये ट्रांसफर होता है तब वो 3/4 वैल्यू होने चाहिए। डन? नंबर 5 देखो। Is NK eligible to avail any tax exemptions under any provisions of the Income Tax Act on the sale of shares of RVP Limited? So mention in brief. क्या कोई exemptions मिलेगा? तो आंसर look. LTCG on account of the period of holding by can avail the exemption under section 54F. ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है? एग्जम्पशन के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। सो यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन अब हम कंक्लूड करेंगे इसको, ठीक है? आप जस्ट एक बार इसको खाली जस्ट सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू करिएगा। और क्वेश्चन आंसर जस्ट खाली पढ़िएगा मत, प्लीज उसको आप लिखिएगा। ठीक है? ट्राई करना खुद से आंसर लिखने की। क्वेश्चन आप पढ़ लो, उसके बाद आंसर को तो कवर करके ही रखना है, आपको आंसर नहीं देखना है। ट्राई ऑन योर ओन। पहले आप अपने हिसाब से आंसर को अटेम्प्ट करो, फ्रेम करो, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। उसके बाद उसको क्या करो, आप लोग इवेल्युएट करो, आंसर के साथ मैच करो कि आपने कहाँ गलती करी है। मान लो अगर आपका 80-90% भी आंसर का सही है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ठीक है? और जहाँ पे गलती आपने करी है, उसके बाद आपको खाली उसी पे फोकस करना है कि आपने गलती क्यों करी है, बस। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है? चलिए देन मिलते हैं फिर अगले सेशन के लिए।